परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत्संग अर्पण करते हुए आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हो, सोमवार का हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। परीक्षा ध्यान के अंग नामक एक श्रृंखला आयोजित हो रही है, और इस श्रृंखला की आज 25वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से सविता जी जैन, हमारी जानी मानी प्रशिक्षक, जुड़ चुकी है हमारा आज का मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का टॉपिक जो रखा है, सहिष्णुता। सहिष्णुता का विकास अनुप्रेक्षा के द्वारा कैसे हो सकता है। तो सहिष्णुता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों सहिष्णुता जरूरी है जानेंगे, और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। और जैसा कि आप जानते हो, हमारा एक क्रम और चल रहा है, प्रेक्षा क्विज। प्रेक्षा क्विज भाग 3 का हमने वीडियो आपको शनिवार को भेजा था। कल उसके प्रश्न भी भेजे हमने, काफी भाई बहनों ने उसके जवाब दिए। तो सही जवाब किनके हैं उनके रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे सविता जी आखिरी में, तो इंतजार कीजिए रिजल्ट के लिए। सबको जिज्ञासा होगी भाई क्या रिजल्ट है, तो हम सही जवाब भी जानेंगे, और किन किन भाइयों ने सही जवाब दिया है उनके नाम भी आप अनाउंस करेगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सविता जी, ओवर टू यू। आज का सेशन शुरू करें। थैंक यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्माइलिंग फेसेस के साथ अपनी वीडियोस को ऑन रखते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। और सभी का बहुत बहुत आभार, एमपीके फिटनेस, योग कल्याणम। इनफैक्ट उसी के सहारे हम सब यहाँ पे जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज अभी तक जैसे हमारा अनुप्रेक्षा का सेशन चल रहा है, पिछली बार हमने की थी अभय की अनुप्रेक्षा, उसी तरह सहिष्णुता, सहनशीलता, पेशेंस हमारे अंदर बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आजकल हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपने कंट्रोल को खो देते हैं, मेंटल बैलेंस लूज कर देते हैं, सर्कमस्टांसेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और डे टू डे लाइफ में हमें हर तरह के लोगों को, हर तरह के सर्कमस्टांसेस को फेस करना ही पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, और हम उन सभी सिचुएशंस में डगमगा जाते हैं। तो एक तरह से जैसे हम कायोत्सर्ग में भी जो संकल्प करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो
यही तीनों तरह के जो तनाव होते हैं, वही हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, उसमें जब आते हैं तो हम डगमगा जाते हैं। उन्हें फेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे मानसिक तौर पर हो और चाहे भावनात्मक तौर पर हो। तो अब ये तीनों तरह के तनाव हमारे जीवन में आते किस तरह से हैं? थोड़ा-सा संक्षेप में इन चीज़ों को जानते हुए फिर सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा पर चलते हैं। तो शारीरिक तनाव किस तरह के होते हैं? डे टू डे लाइफ में हमारे शरीर में रोग आते हैं, गर्मी, सर्दी, मौसम से रिलेटेड जो भी प्रकंपन, स्पंदन हमें फ़ील होते हैं अंदर की ओर, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते हैं। ज़रा-सी गर्मी होती है, घबरा जाते हैं, अरे! इतनी गर्मी, एसी, एसी चाहिए, इट्स फाइन, लेकिन जो हमारे भाव उससे रिलेट होते हैं, तो हम इस तरह से हाइपर हो जाते हैं कि जैसे इतनी गर्मी, इससे ज़्यादा गर्मी तो आज तक जैसे कभी पड़ी ही नहीं है। तो वो सारे जो भाव हमारे अंदर आने होते हैं, आने शुरू होते हैं, चाहे वो सर्दी से रिलेटेड है, गर्मी से रिलेटेड है और सर्दी-गर्मी छोड़ो, बारिश भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इतनी बारिश तो आज तक नहीं देखी। 1 हफ्ता हो गया लगातार बारिश। तो जो सामने हमारे है, जिन सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते हैं, उनके प्रति हमारे भाव धीरे-धीरे बदलने शुरू हो जाते हैं। जो भी सिचुएशंस आई, चाहे वो शारीरिक तौर पे आई, हमारे शरीर में दर्द आए, रोग आए, उनके प्रति भी हमारी सहनशीलता धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, जब हम रेगुलर बेसिस पर किसी भी तरह के प्रयोगों को करते चले जाते हैं। तो शारीरिक तो हुआ जो हमें डायरेक्टली शरीर पर अनुभव होते हैं। उस तरह के जो भी संवेदन प्रकंपन आए, उनके प्रति हमारी सहनशीलता बढ़ती चली जाती है। अब अगर मानसिक सिचुएशंस की बात करें, मानसिक तनाव किस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में हमें परेशान करते हैं। आई नो हम जानते सब कुछ हैं और बहुत कुछ जानते हैं और अगर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछूँगी, तो आप लोगों के भी बहुत सारे आंसर्स इससे रिलेटेड आ जाएँगे। तो उन चीज़ों को हमें मैनेज करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, उन्हीं सब से रिलेटेड ये सब सेशंस किए जाते हैं। तो मानसिक संतुलन हमारा कोई छोटी सी भी सिचुएशन आती है, इमीडिएटली बिगड़ जाता है। और ये एग्ज़ाम्पल मैं कई बार देती भी हूँ कि बच्चा घर में आया, ज़रा-सी चोट लगी, उसके साथ ही घर के हर जितने भी मेंबर्स हैं, सबको उस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। ज़रा-सी चोट के लिए कई बार तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, "अरे! तुम ध्यान से नहीं चलते हो, कितनी बार समझाया है, सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो।" और उसी परिवार में हो सकता है कोई एक व्यक्ति उसको बहुत कूलली मैनेज करे। जस्ट जो भी फर्स्ट एड करनी है किया, जो भी बैंडेज करनी है किया, इट्स ओके, फाइन, थोड़ा-सा आराम करो, आगे से ध्यान रखना। इनफैक्ट देखा जाए उस वक़्त जो भी चोट लगी, वो व्यक्ति ऑलरेडी दर्द में है और हम ऊपर से ये दर्द भरे शब्द और उसको कहना शुरू कर देते हैं। कितनी बार समझाते रहते हैं, समझते ही नहीं हो। तो इनफैक्ट ऑलरेडी वो मेंटली वीक है और इसी तरह के शब्द कहकर हम उसे और वीक कर देते हैं और इनफैक्ट इन फ्यूचर कई बार तो ऐसा भी होता है, वो लोग अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स ही हमें बताना बंद कर देते हैं। आके बताते ही नहीं है कि किस तरह की चोट लगी, क्या हुआ। ये तो शारीरिक चोटों की बात हुई, इसके साथ-साथ जो उसके मन पे प्रभाव पड़ा और साथ ही शारीरिक चोटें, मानसिक तनाव जो आया और उसके बाद जो इमोशनली उनको हर्ट होते हैं, भावनात्मक तौर पर भी जो उनके डे टू डे लाइफ में संवेदन आते हैं या जिन चीज़ों से वो परेशान होते हैं, वो उनको भी शेयर करना बंद कर देते हैं। क्योंकि उनको यही फीलिंग आती है कि जब हम जाके कुछ बताएँगे, हमें ऊपर से डाँट ही ज़्यादा पड़नी है। तो उस डाँट के ही डर से इनफैक्ट ये चीज़ें भी हम डे टू डे लाइफ में फेस भी करते हैं कि हमारे ही नियर एंड डियर्स और स्पेसिफिकली हमारे बच्चे ही हमसे हर तरह की प्रॉब्लम्स छुपाना शुरू कर देते हैं। और वो हर चीज़ का सॉल्यूशन क्योंकि बाहर जाके वो किसी से भी शेयर करते हैं। चाहे वो हमारे कोई रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या उनके अपने फ्रेंड्स हो। वहाँ से उन्हें कभी भी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है,
कि तुम तो समझते ही नहीं हो, कितनी बार समझाते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं और उसके सॉल्यूशंस पे बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, ऐसे ही मैनेज करते तुम, और उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में जब घर के किसी मेंबर के ऊपर भी इस तरह की सिचुएशन आती है, उस वक्त जैसे यहाँ पे जितने सेशंस होते हैं, एक डिटैचमेंट का बहुत ज्यादा सिखाया जाता है कि हमें जो भी बात करनी हो, डिटैच होकर अगर हम किसी से बात करते हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर सजेशंस देते हैं, तो उन सजेशंस का अर्थ मायने ही कुछ और बन जाता है। क्योंकि जब हम अपने घर के किसी मेंबर को समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फेवरिज्म आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि जैसे इसको तो हम ही अच्छे से समझा सकते हैं। तो जहां वो अटैचमेंट का भाव आया, फेवरिज्म का भाव आया, वहीं पे हम उनको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। और वही अटैचमेंट जब हम किसी और को समझाते हैं तो वो बीच में नहीं आती है। तो जिस वक्त हमें अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को समझाना है, तो एक बार वही भाव बीच में लेके आना है जैसे हम किसी और को समझा रहे हैं। इमिडिएटली हमारा एटीट्यूड बदल जाता है और वो बात सामने वाले को भी बहुत सही ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाती है। और फिर वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे साथ शेयर भी करते चले जाते हैं और उनकी डे टू डे की प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली जाती है। अब जो शारीरिक मानसिक तनाव है, ये तो हम बहुत इजीली फिर भी मैनेज करना सीख जाते हैं। अब भावनात्मक तनाव क्यों आते हैं और क्या होते हैं? घर परिवार में ही किसी भी व्यक्ति का विरोधी विचार, विरोधी रुचि, विरोधी स्वभाव हम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। इमिडिएटली हमारा यही भाव आता है, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वही सही है। सामने वाले के विचारों को, रुचि को, स्वभाव को हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। और जब हम उनको, हमारे और उनके विचार, हमारी और उनकी रुचि, स्वभाव क्लैश करते हैं, तभी हमारा मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ना शुरू हो जाता है। और फिर से एक तरह से कह लो कि राग द्वेष, बीच में मन मुटाव, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब जो सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा है, उसका पर्पस ही ये है कि हर तरह के मानसिक तनावों, हर तरह के शारीरिक तनावों और हर तरह के भावनात्मक तनावों को हम मैनेज करते जा सके और सही ढंग से, अच्छे से हर तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। वही शक्ति हमारे भीतर रेगुलर प्रयोग से बढ़ती चली जाती है। तो उसी को बढ़ाने के लिए, और जैसे अभय की अनुप्रेक्षा में भी ये कहा गया था कि जब हम अनुप्रेक्षा करें, जिन सिचुएशंस को हैंडल करने में हमें ज्यादा परेशानी होती है, जिन व्यक्तियों के स्वभाव को, रुचि को हमें हैंडल करने में, डे टू डे लाइफ में मैनेज करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं सिचुएशंस को अगर हम विजुअलाइज करते हैं और फील करते हैं, जैसे कहा गया रीलिविंग, अनुचिंतन, अनुचिंतन का पर्पस ही ये है कि जो हम वहां पे देख रहे हैं उसी से रिलेटेड, लाइक पहले तो हमने जैसे भाव आया कि इसके प्रति मैं अपने आप को संतुलित नहीं रख पाती हूँ, तो अल्टीमेटली उसी के प्रति जो भाव हमें आने चाहिए, एक्चुअली में सही भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव, कि उस बंदे से हम मिले तो मेरे भीतर शांति बढ़ रही है, मेरे भीतर आनंद बढ़ रहा है, वो फीलिंग्स लेके हमें अनुचिंतन करना है। ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के प्रति हमारे भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। तो यही अनुप्रेक्षा का पर्पस भी है
कि नेगेटिविटी हमें खत्म करनी है और पॉजिटिविटी बढ़ानी है। और जैसा हम भाव करते चलते चलते हैं, वही भाव हमारे अंदर भी आते चले जाते हैं। क्योंकि अभी तक हम दिन भर अगर हम देखते भी हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए हमारी प्रवृत्ति, हमारे भाव भी नेगेटिव होते चले जाते हैं और हमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही मिलना शुरू हो जाता है। अब हमने जाना कि हम अपने भावों को बदल सकते हैं, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे इमोशंस से रिलेटेड हो। हमें, चाहे वो अभी तक हमारे भाव नहीं है, हमें लगता है सिर्फ कहने भर से कैसे बदल सकते हैं। सिर्फ कहना ही शुरू करना है, ऑटोमेटिकली हमारे भावों में, हार्मोन्स में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको अनुभव में प्रैक्टिस करके लाना शुरू करते हैं, तभी हम उस चीज को रियलाइज कर पाते हैं। और जो करते हैं, वही इसको अनुभव में लाकर दूसरों के साथ शेयर भी कर पाते हैं। और इनफैक्ट तो देखा जाए, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, उन सब चीजों में काफी हद तक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ चुकी होती है। तभी तो वो इन चीजों को करना चाहते हैं, अपने जीवन में और ज्यादा चेंजेस लाना चाहते हैं। और जब हम ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, चेंजेस भी हमारे भीतर अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के लिए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान किया जाता है। चमकता हुआ नीला रंग मीन्स मोर की गर्दन का जो नीला रंग होता है, वही नीला रंग हमें अपने चारों ओर देखना है, उसी का हमें श्वास लेना है। और उसी को, क्योंकि मोर की गर्दन भी नीली है, हमें भी अपनी गर्दन पर पूरी तरह से वही नीला रंग लेकर आना है। और विशुद्धि केंद्र, गर्दन के सेंटर पॉइंट पर नीले रंग को देखना है। और फिर वही भाव भी, उसी तरह से भाव भी क्रिएट करने हैं कि मेरे भीतर सहिष्णुता का भाव बढ़ रहा है, मानसिक संतुलन बन रहा है। तो जब यही वर्ड्स, और एक होता है हम पहले 9 बार उच्चारण करते हैं और फिर 9 बार मानसिक जप करते हैं। उच्चारण करने का पर्पस ये होता है कि उन्हीं शब्दों की वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर क्रिएट हो जाती है। और फिर जब वो क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको अंदर लेना, अनुभव में लाना और भी आसान हो जाता है। शरीर के लिए भी, जैसे हम कहते हैं, जब हम करना शुरू करते हैं, कोई भी मन और भाव से कोई कार्य करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियां हैं, वो हमें पूरी तरह से उसमें हेल्प करती हैं। और इनफैक्ट वही वाइब्रेशंस जब शब्दों की क्रिएट हो गई, तो वही वाइब्रेशंस अंदर लेने में भी हमें बहुत सहायता मिलती है। तो इसी के लिए अब तैयार हो जाते हैं सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। अपने आप को एक बार पूरी तरह से स्ट्रेच कर लें, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, अच्छे से अंगड़ाई ले लें, सारी सुस्ती को निकाल दें। इनफैक्ट इसका पर्पस ही ये है कि हमें अपने भीतर में जो भी थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है, वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाए। अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस आसन का चुनाव सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। दोनों हाथ वीतराग मुद्रा, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 9 बार अरहम,
अ, 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 शांत। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित। सुझाव दें, पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स, तनाव मुक्त। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता।
शरीर के चारों ओर चमकते हुए, मोर की गर्दन की तरह चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। ब्राइट ब्लू कलर के एटम्स शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। नीले रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। Inhale bright blue color, just like peacock's neck. मोर की गर्दन की तरह नीला रंग अपनी गर्दन पर फैला दें। पूरी गर्दन नीले रंग की हो गई है। Bright blue color around the neck, inside the neck, बाहर और भीतर चमकता हुआ नीला रंग। गर्दन का सेंटर पॉइंट विशुद्धि केंद्र पर नीला रंग गहरा हो गया है। विशुद्धि केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग। वो ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। शब्दों का साक्षात्कार ज्योति केंद्र पर 9 बार बोलकर 9 बार मानसिक जाप। ज्योति केंद्र, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है।
एक एक शब्द का साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मानसिक जप। इन्हीं शब्दों का साक्षात्कार करते हुए ज्योति केंद्र पर मानसिक जप। अनुचिंतन करें। जिन स्पंदनों का शरीर के ऊपर प्रभाव आता है, चाहे वो रोग जनित हो, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, मेरे भीतर इन सभी तरह के स्पंदनों को सहने की क्षमता बढ़ रही है। अनुभव में लाएं, चाहे रोग जनित और मौसम से रिलेटेड, हर तरह के प्रभावों को सहने की क्षमता मेरे शरीर में बढ़ रही है। रोगों को देखें, मौसम से रिलेटेड अपने शरीर में होने वाले प्रभावों से जो हम विचलित होते हैं, उन्हें देखकर अनुभव करें, इनके प्रति मेरे भीतर सहिष्णुता बढ़ रही है। सुख, दुख, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता मेरे भीतर बढ़ रही है। हर तरह की सिचुएशंस को मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ। विरोधी विचार, विरोधी रुचि, विरोधी स्वभाव जिनसे मैं प्रभावित होती हूँ, उन सभी को मैं पूरी सहिष्णुता के साथ मैनेज कर सकती हूँ।
अपने भीतर सहनशीलता की, पेशेंस की ऐसी शक्ति का अनुभव करें। अनुभव करें, मेरे भीतर ऐसी टॉलरेंस की शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर तरह की सिचुएशंस को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। अनुभव करें, साक्षात्कार करें कि मेरे भीतर ऐसी सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर तरह की सिचुएशन को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। मेरे भीतर टॉलरेंस की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर तरह की सिचुएशंस को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। अनुभव के स्तर पर मेरे भीतर ऐसी सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर तरह की सिचुएशंस को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। एक एक सेल को, रोम रोम को ये मैसेज दे दे। मेरे भीतर टॉलरेंस की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर तरह की परिस्थितियों को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। सहिष्णुता की शक्ति से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं भवचामि, सिद्धे शरणं भवचामि, साहू शरणं
पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद निश्चित ही आपको अपने शरीर में लग रहा होगा कि हमारे अंदर सहिष्णुता की भावना विकसित हो रही है, और ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। टॉलरेंस पावर हमारा बढ़ना चाहिए। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा भी लेंगे, आपके अनुभव भी हम सुनेंगे, और आज हमारे जो क्विज हुई उसका रिजल्ट भी हमें जानना है। तो सविता जी, पहले जो प्रश्न आपने भेजे थे उनके सही जवाब क्या है वो बता दीजिए। उसके बाद किनका किनका जवाब सही है उनके नाम भी आप डिक्लेयर कर दीजिए। जो हमारी इस बार तीसरी क्विज थी और जो तीसरा एपिसोड था उसी से रिलेटेड, और वो एपिसोड था कि कायोत्सर्ग किस तरह से प्रथम बिंदु, मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु है। और उसी से रिलेटेड जो 3 प्रश्न थे, कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है। इनफैक्ट जैसे 4 ऑप्शंस थी, काफी हद तक कई लोगों ने सही दिया और बहुत लोगों के गलत भी आए हैं। ऑप्शन ए जो था ममत्व का त्याग, ये उसका सही आंसर है। और सेकंड प्रश्न था मौन क्या है, और उसकी जो बी ऑप्शन अंतर्मौन, ये सही जवाब है। और तीसरा प्रश्न था कायोत्सर्ग अंतिम बिंदु कैसे है, आत्मबोध, ऑप्शन ए। तो ये हमारे राइट आंसर्स हैं। और इस बार हो सकता है किसी का नाम हम लोगों से स्किप भी कर जाए, बट 6-7 लोगों के नाम जो व्हाट्सएप पर भी आए हैं और यूट्यूब पे भी जिन लोगों ने अपने सही जवाब दिए हैं, वो लोग हैं अशोक जी, पुष्पा जी, चंदू जी, नमिता नाहटा, वृशाली, अनिल जी बैंगनी, और भी 1-2 नाम थे जो है, मतलब इस तरह से कई लोगों के सही जवाब आए हैं। और जो अब अगर हम सीक्वेंस देखें, इन्हीं सही जवाबों में सबसे जल्दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन है। जो हमारा थर्ड नंबर पे नाम है वो है पुष्पा जी बोत्रा, एंड सेकंड नंबर ओम पे अरहम। ओवरहम वृशाली, एंड जी ओम अरहम। फर्स्ट नंबर पे अशोक जी। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी के लिए ओवरहम, जिन्होंने सही जवाब दिया या जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हाँ, देखिए दो पार्टिसिपेट, देखिए, 2 नाम मेरे ख्याल से उषा जी नाहर और नविता नाहटा, उषा जी का मिस हो गया। इनका भी जवाब सही है। इन्होंने भी सही बिल्कुल जवाब दिया है। काफी भाई बहनों के सही जवाब आए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सबसे पहले
जो आता है उन्हीं को हम प्रथम विजेता घोषित करते हैं। तो अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। पुष्पा जी, अशोक जी फिर हम सभी के लिए। और वृषाली जी, ये तीन जने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पे रहे हैं। तो ओम अरम। चलिए, अभी आपका आज का जो सेशन हुआ उसके बारे में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप बात कर सकते हो। तो आपका पास हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज कीजिए। अनिल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि आजकल के बच्चों में असहिष्णुता का क्यों बढ़ रही है और इसका पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो हम जो उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वही है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो जब बिल्कुल छोटे होते हैं, थोड़ा सा अगर हम जज करने की कोशिश करें तो हम उनकी हर एक्टिविटी को इग्नोर करते चले जाते हैं। अरे बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं। और इस तरह से इसी माहौल में वो बड़ा होता चला जाता है। हम चाहे वो सही कर रहा होता है चाहे गलत कर रहा होता है, किसी भी चीज पे उसको रोकने की, समझाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे इस तरह के होते जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये लगता है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे अपने आप सीखते चले जाएंगे और सुधरते चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम पुराने टाइम से ही जज करने की कोशिश करें, हमें थोड़ा बहुत हर बात, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली में हर चीज को समझाया जाता था, बताया जाता था। आज के टाइम में हमने उनको बिल्कुल कहना, टोकना जिसे कह देते हैं, आज के बच्चे उसको टोकना बोल देते हैं, अदरवाइज देखा जाए तो समझाना, हमने समझाना बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से। इवन कई बार ये भी देखने में आता है, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे हाथ भी उठाते हैं, हम उन्हें भी नहीं रोकते हैं, इस एक्टिविटी को भी नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। और नहीं तो कोई भी उस वक्त प्रेजेंट होगा वही बोल देता है कि बच्चा है। जैसे ही हमने उसको बोला कि ये बच्चा है, उसको नेक्स्ट टाइम करने के लिए भी वो एक सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ मैं तो ऐसा कर ही सकता हूँ। तो हमें इनिशियल स्टेज पे जो चीजें हमें गलत लग रही हैं उसी वक्त रोकने की कोशिश करनी है। और 2 साल की जो उम्र होती है, इनफैक्ट जो उसने उस उम्र में ग्रैब कर लिया, कहने को हमें लगता है क्या समझ में आता है। और दूसरी तरफ हम ही ये बात भी बोल देते हैं आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार है। तो जब समझदार हैं तो क्यों ना हम उनमें अच्छी बातें ही डालें। और एज पर साइकोलॉजी भी 14 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि जो हम उनको बनाना चाहते हैं वो बनते चले जाते हैं। और आज के सिनेरियो में एज ए पेरेंट्स 14 साल तक ही हम बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं। और देखा भी होगा 8th स्टैंडर्ड के बाद जैसे बच्चे 9th में आते हैं, तभी पेरेंट्स को भी होश आना शुरू होता है, अरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो यही चीज अगर हमने थोड़ी सी बचपन से देनी शुरू कर दी, तभी वो उस 9th 10th में आके भी, यानी 16 18 की एज में भी अपने आप को सही ढंग से मैनेज करते चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है इम्पेशंस का, ओम कि अरहम। वो सहिष्णु होते चले जा रहे हैं। सविता जी बिल्कुल सही आप कह रही हो। और आजकल की जो युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं, उनमें एक ईगो की भावना बहुत ज्यादा देखने में आती है। आपस में कपल होते हैं, पति पत्नी, आपस में उनमें तू मैं होती रहती है दिन भर। मैं देखता हूँ पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत रहन सहन में फर्क भी आया है। तो बच्चे तो जैसा देखेंगे वैसा फॉलो करेंगे। आज अपने पेरेंट्स को अगर वो देख रहे हैं तो उनको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों को हमें अगर सही रखना है तो पहले हमें अपने आप को, अपने ऊपर अनुशासन जरूरी है। आचार्य तुलसी जी कहा करते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो अपने ऊपर शासन रखना बहुत जरूरी है। हम जैसा रहेंगे बच्चे हमें देख के ही फॉलो करने वाले हैं। तो आजकल की युवा पीढ़ी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं हमें भी वैसा ही रहना चाहिए।
ओम मैडम। नेक्स्ट पुष्पा जी। ओम अरम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं भी राजस्थान में हूँ, इसीलिए सुबह सुबह जुड़ नहीं सकी, पर सुन पूरा रही थी। वीडियो एक्टिव नहीं था, पर सुन ओम रही थी। मैडम। और सविता जी की तो अनुप्रेक्षा और सब मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उसका तो कहना ही क्या। ये मैं इसीलिए भी ऑनलाइन ये वीडियो ऑन किया है कि सविता जी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों में क्या फर्क है। हमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं पता थी, क्योंकि मम्मी पापा ने यही सिखाया कि सहन करो, पर आजकल के बच्चे कह देते हैं कि आप ये इतना सहन करते हो तो ही आपको सब कुछ कोई बोलता है, तो आपकी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता, हम तो यही जानते थे कि भाई सहन करेंगे कर्म कटेंगे। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पर अब पहले के टाइम में ये कह लो कि जैसे कहते हैं कि कंट्रोल ज्यादा था, और आज के टाइम में छूट ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली कंट्रोल भी बहुत जरूरी है और छूट देना भी बहुत जरूरी है। और हर चीज में एक बहुत छोटी सी बॉर्डर लाइन होती है। मतलब इन चीजों में क्या होता है, वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि वो चीजें हम दिखाई, इमोशनली जो भी चीजें होती हैं, अंदर की जो भी चीजें होती है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट से ही उनको लेके चले कि जैसे पहले अगर उतना कंट्रोल नहीं होता तो शायद आज उसका ऑपोजिट, इतनी छूट की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना। जैसे कहते हैं कि हमें पुरानी चीजों को भी साथ में लेके चलना है, और जो फ्यूचर में नई इन्वेंशंस हो रही हैं उन सबका भी बैलेंस बना के चलना है। तो अब जहां तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, वो आजकल के बच्चों के कह लो कि ये थोड़े फैंसी वर्ड्स भी हो गए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स हमें अपने आप को किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देना। एक्सप्लॉइट मीन्स हमारा कोई फायदा ना उठा सके, चाहे वो शब्दों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी काम को करने से रिलेटेड हो। लाइक हमें ना कहना भी आना चाहिए। तो उस तरह, और एक हुआ कि हम आजकल के हिसाब से जो भी हो बस अपने हिसाब से ही चलना है, हमने किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। चाहे हमें कोई बता रहा है, अच्छी बातें भी हैं, तो वही बैलेंस बना के चलना। जैसे मेरे को एक बहुत छोटी सी बॉर्डर लाइन है कि हम समझे उस चीज को। मतलब अहम मीन्स अगर वही एक्सेस हो गया तो वो हमारी ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ भी हो जाए, मैंने तो अपने हिसाब से ही चलना है, मैंने तो सोचना ही नहीं किसी के बारे में, देन इट बिकम्स ईगो। तो बैलेंसिंग ऑफ बोथ द सिचुएशंस इज अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो एज वेल। लाइक एक बार ये मैंने एक बार मैंने माँ प्रज्ञा जी से भी यही बात की थी, तो उन्होंने बताया कि सांप को फन उठाने की मना नहीं की है, डंक मारने की मना की है। फन उठाना उस वो उठा सकता है अपने उसके लिए, डंक मारना नहीं है। तब से मैंने सफल सहन करो सफल बनो, उनका ये सूत्र मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं जितनी ट्राई होती है उतना ये करना चाहती हूँ। बिल्कुल वही कि हमें समझाना सब कुछ है, अगेन एक्सपेक्ट करना बंद करना है। मतलब वही हर चीज में बस बैलेंस बना के चलना है। अपनी राय भी देनी है, अपने जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं उनको शेयर भी करने हैं। उनके बेसिस पे भी बच्चे बहुत कुछ समझते हैं, बट इट डजेंट मीन्स कि हमने अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर देनी है। एक बैलेंस बना के लाइफ में आगे बढ़। थैंक यू सविता जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के सुन के। थैंक यू और सो मच। मधु जी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी। उमर हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, और दूसरा कि आप जो उत्तर दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और सच्चे हैं। क्योंकि आजकल का जमाना बहुत ही वैसा हो गया, जैसे हमारे जमाने में माँ बाप हमें बहन भाई में फर्क बताते थे, और आजकल वो चीज नहीं है। आजकल कहते हैं नहीं, लड़का लड़की दोनों सेम है। फिर जब वो पति पत्नी के संबंध में आते हैं तो वहां पे ईगो क्लैश होने लगती है। ये भी करेगा, मैं क्यों करूं अकेली, मैं भी करूंगी।
और फिर ऐसा ही चल रहा है। और जहां पे आप ईगो कहिए, पहले जमाने में डाइवोर्स नहीं होते थे, आजकल बहुत होते हैं। इन सब के पीछे पिसता कौन है? बच्चे। बच्चे पिसते हैं। और इसलिए बच्चों का कोई भी दोष नहीं मैं देखती, हम माँ बाप में ही दोष आ रहा है। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को देखते हैं, पहले प्रथम गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं। वो घर में ये सब देख रहे हैं, मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करो। उससे फर्क तो बहुत पड़ रहा है। देखिए, पर इक्वलिज्म आना सहनशीलता, बहुत जरूरी है, इक्वलिज्म जी, सही है, बट हर चीज का अनड्यू एडवांटेज उठाना भी गलत है। भी मतलब वही है, वही हो अगेन रहा है। हमें हर चीज में बैलेंस बना के चलना है, और हर किसी को अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं, तो उन्हीं के और साथ आजकल चाहे सब कह देते हैं हमें पता है, कुछ भी बताओ हमें पता है। ऐसा होने दीजिए। ओ That's- मैडम, सुचिता जी कुछ कहना चाहती है। सुचिता जी। जय जिनेन्द्र, सही कहा अभी मधु जी ने कि पहले के जमाने में भेद बताया जाता था, लेकिन अब एक समान देश से बोल हो गया है, तो ज्यादा क्लेश बढ़ रहा है। सही बात है। और सविता जी का तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने करवाया। और जो नीले रंग का उन्होंने बोला, सही में खांसी की वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जब भी नीला रंग मैंने दिखाई दिया मुझे, तो बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, बहुत सुंदर। ओ मैडम, बहुत सुंदर तरीके से हमारा चर्चा सत्र भी चल रहा है। बिल्कुल मधु जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम भी देख रहे हैं आजकल की जो महिलाएं हैं, पहले महिलाएं जनरली हाउस जी, में घर पे रहती थी, घर का जी, काम जी, संभालती थी, और आजकल महिलाएं सब जॉब भी करती है, ऑफिस में भी जाती है, और उनके मन में एक ऐसी भावना मैं देख रहा हूँ कि हम भावना है। तो कमा रहे हैं, ये हम बात कमा नहीं रहे है कि हैं, वो मैं भी ऑफिस जाती कमाती हूँ, है। मैं भी जी, कमाती जी, हूँ, तो मैं किसी की बात हाँ, क्यों सुनूं। ये भावना आजकल महिलाओं में, खासकर आज की पीढ़ी की जो बहनें हैं उनमें बढ़ रही है। तो ये एक ईगो का ही मैटर है, जो वही भावना आ रही है, और इसी के वजह से आपने जो कहा, अभी आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्स देखने को मिल रहे हैं। सहनशीलता की कमी मुख्य कारण है इसके पीछे। तो सहनशीलता की भावना हमारे अंदर कैसे विकसित हो, आज हमने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे हम कह रहे हैं कि आजकल की लड़कियां इस तरह की हो गई हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हम पेरेंट्स ही हैं। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। पहले मैं क्या वही होता था, मैं वही कह जब रही हूँ। मैं बच्चे वही कह रही पढ़ते, हूँ। एक मैं रीजन देना चाहूंगी कि पहले जब बच्चे पढ़ते थे, चाहे वो नौकरी के लिए भी बेटियां हमारी जाती थी, तो उनके साथ ये घर में ऐड किया जाता था कि बच्चों तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, घर तो तुम्हें संभालना ही है। हम्म। तो वही भाव उनके बिल्कुल, अंदर आता था। आज हम ही पेरेंट्स उन बच्चों को क्या बोलते हैं, क्या तुम घर के काम के लिए पढ़ रही हो, क्या तुम रोटियां बनाने के लिए पढ़ रहे हो। तो वो ये शब्द बिल्कुल, सुनते आ रहे हैं हम ही लोगों से। तो उन शब्दों का, जैसे हम कहते हैं कि शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो आज वो बच्चे बचपन से यही शब्द सुनते आ रहे हैं, क्या तुम घर के कामों के लिए हाँ, पढ़ाई कर रही हो। तो वो बिल्कुल। मेंटालिटी उनमें बन रही है कि अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो मुझे घर के काम नहीं करने हैं। तो तो वो अगेन सहनशील कैसे होंगे? हमें अपनी सोच बदलनी है। जो हाँ। शब्द हम घर में बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलने हैं कि दोनों मिलके सब काम करो, और मरहम, एक तभी वो आखिरी चेंजेस। में हम सुशील कुमार जी ने हैंड राइज किया है, सुशील जी को ले लेते हैं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जी। अभी हमने बच्चों की, युवाओं की बात की, लेकिन हम अपने बारे में अगर सोचे तो हम भी पल पल असहिष्णुता के शिकार हो रहे हैं। कभी ड्राइवर नहीं आया तो कभी हमारे मन के प्रतिकूल कोई बात हो गई, तो कभी कुछ भी छोटी छोटी बातों में हम असहिष्णुता के शिकार होते रहते हैं। तो ये प्रयोग हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। और देखते हैं हर छोटी छोटी, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो असहिष्णु हो जाते हैं, पंक्चर हो जाती है तो असहिष्णु हो जाते हैं। तो हर बात में हम पल पल असहिष्णुता रहती है हमारे में। तो राइट, सबसे बड़ी मतलब ये पल पल हमको सोचना पड़ता है इसके लिए। ओ मरहम, बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। अभी समापन की बहुत ओर अच्छा चले। बताया आपने। थैंक यू।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम।